हेलो एवरीबॉडी, वो फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। ये वीडियो है भाई एचसीएस जर्नल लीव रूल 2016 चैप्टर नंबर 4 चला हुआ है और रूल नंबर 14 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, आज करेंगे रूल नंबर 14 से आगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, मैंने जनरल सर्विस रूल कंप्लीट करवा दिया और एचसीएस लीव रूल अभी चला हुआ है, कंडक्ट रूल करवाया हुआ है। तो ऊपर आई बटन में आपको उनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, देख सकते हो आप, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरी बात, मेरा एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक तीनों ही मेरे ग्रुप बने हुए हैं, आप जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको मैं सर्विस रूल की पीडीएफ वगैरह जो कुछ पूछते हैं उसका जवाब देता हूँ, रूल बताता हूँ। तो उस पर आप जुड़ सकते हो। 14,000 से ज्यादा कर्मचारी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। ठीक है जी, तो अब वो शुरू करते हैं रूल नंबर 15 से शुरू। रूल नंबर 15 है जी, अवकाश का प्रारंभ और समाप्ति, मतलब अवकाश शुरू होना और समाप्त होना। इसमें देखो दो चीज है। एक तो क्या है, सामान्यतः अवकाश दिन जिसको प्रभार का अंतरण प्रभावी होता है से प्रारंभ तथा पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होता है जिसका पुनः प्रभार ग्रहण किया हो। सिंपल सी बात यह है, जिस दिन आपने अवकाश लिया था उस दिन सुबह अवकाश आपका शुरू होता है और जिस दिन तक अवकाश किया उसके पूर्व दिन की समाप्ति पर यह समाप्त हो जाता है। मतलब अगर आपको अवकाश लिया आपने तो सुबह 9 बजे से आप इंट्रा हरियाणा पे चेक करोगे तो शाम को 5 बजे तक अवकाश आपका रहता है। दूसरा, जब भारत से बाहर अवकाश से वापसी पर सरकारी कर्मचारी को कार्य के रहने समय अनुज्ञात किया जाता है तो अवकाश का वह अंतिम दिन होता है जिस दिन वह यात्रा के किसी साधन द्वारा भारत के स्थान पर पहुंचता है। मतलब अगर कोई कंडीशन ऐसी कि जो बंदा है अवकाश पे, वो भारत से बाहर से आके अवकाश पे, मतलब भारत से बाहर अवकाश पे गया था और वापस आ रहा है, तो जिस दिन वो भारत की सीमा में किसी भी स्थान पर पहुंच जाएगा उस दिन उसका अवकाश का अंतिम दिन माना जाएगा। उससे अगले दिन उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। बस ये है इसमें जो बात है बताने की, वो वाली। इसे आगे रूल नंबर 16, इसमें बड़ी काम की बात है आपके लिए। कई बार हम सोचते हैं, आप सोचते हो कि भाई हमने अवकाश ले लिया, अब हमें कोई नहीं बुला सकता। लेकिन भाई बुलाया जा सकता है। कैसे? देखो, रूल नंबर 16 कहता है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को अवकाश की समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर वापस बुलाया गया है तो ड्यूटी के लिए से बुलावे के सभी मामलों में अनिवार्य रूप से समझा जाएगा। सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित का पात्र होगा। मतलब अगर आपको बुलाया गया है छुट्टी की समाप्त होने से पूर्व, मान लो 2 दिन की छुट्टी ली या 5 दिन की ली, आपको 3 दिन की छुट्टी के बाद कह दिया भाई आपको आना पड़ेगा, तो आप मना नहीं कर सकते, नहीं आऊंगा मैं, आना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए फिर कई चीजें हैं जिसके लिए कर्मचारी पात्र हो जाएगा। क्या इसका रूल नंबर क्या, इसमें क्या है, यदि उसे भारत में अवकाश से वापस बुला गया है तो तिथि जिसको वह स्टेशन के लिए चलता है जिसके लिए उसे आदेश दिए गए हैं तो ड्यूटी पर माना जाने तथा निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए वो एलिजिबल है, पात्र है। भारत में, भारत के अंदर, ठीक है, यानी कि वो बंदा छुट्टी के दिन भारत के अंदर था, पूरे देश की बात हो रही है, और उसको आदेश दे दिया। मान लो, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। कोई बंदा मान लो हरियाणा में नौकरी कर रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और बहुत सी जगह अदर स्टेट के बंदे बहुत लगे हुए हैं। जैसे कोई मान लो बिहार का है, यूपी का है, वो छुट्टी पे चला गया 5 दिन, समझना बात को। मान लो यूपी का था, वो मुजफ्फरनगर का, ठीक है, वो छुट्टी पे गया 5 दिन, लेकिन एकदम से उसको कह दिया 3 दिन की छुट्टी के बाद भाई आपको आना पड़ेगा। तो जिस दिन उसको कहा ना कि आना पड़ेगा, अब वो आना पड़ेगा, अब उसको कह दिया शाम को 5 बजे आना पड़ेगा, तो उड़ के तो आ नहीं जाएगा वो, तो टाइम लगेगा आने में। तो जिस दिन उसको बुलाया गया और जब वो यात्रा में बैठा तो बुलाने के जस्ट बाद उसकी ड्यूटी समझी जाती है, ड्यूटी पे मान लिया जाता है कि वो आ रहा है, रास्ता का जो यात्रा है वो ड्यूटी में मानी जाएगी। ये चीज उसमें लिखी है। और उसको उसके लिए यात्रा नियमों की तरह उसको यात्रा भत्ता मिलेगा और जब तक वो अपना पद ग्रहण नहीं करता तब तक उसी दर पर अवकाश वेतन लेता रहेगा जिस पर वह ड्यूटी पर वापस न बुलाए जाने पर प्राप्त करता। मतलब जब तक वो यात्रा में, मान लो 2 दिन लगे आने में, तो 2 दिन उसको जो अवकाश वेतन वो अवकाश के टाइम पे मिल रहा था, यानी कि अगर वो बुलाया नहीं जाता तो जो उसको छुट्टी के पहले 3 दिन जो वेतन मिला वही वेतन उसको 2 दिन मिलेगा, लेकिन यात्रा भत्ता वो ले सकता है। तो ये दो चीज है, जब भारत के अंदर कोई कर्मचारी हो छुट्टी पे और उसको बुलाया जाता है पूरी होने से पहले। अगला है इसका भारत से बाहर। भारत से बाहर की आपकी इतनी कोई है नहीं, कि मुझे नहीं लगता भारत से बाहर कोई होगा, ये बड़े उनके लिए होता है। बाकी वैसे ये भी चले जाते हैं, मान लो आपने छुट्टी ली, घूमने चले गए प्रॉपर, क्योंकि उसमें आपको पासपोर्ट बनाना तो डिपार्टमेंट परमिशन चाहिए, परमिशन से ही आप बाहर जा सकते हो। अगर ऐसा कोई केस है तो भी यही चीज है कि अगर मान लो भाई आपको बुलाया जाता है, भारत से बाहर बुलाया जाता है, तो भारत की यात्रा करने में खर्च, समय, अवकाश की गणना करने
और निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए ड्यूटी में गिना जाएगा। मतलब आज सिंगापुर हो फॉर एग्जाम्पल, और आपको वहां से आने में वैसे तो कुछ घंटे ही लगते हैं, लेकिन फिर मैं कह देता हूँ एक दिन आपको लग गया कि एकदम से भाई आपको टिकट बुक करवाना, और हो सकता है वो फ्लाइट आपकी लेट हो, तो जिस दिन आपको बुलाया गया जब तक आप यात्रा कर रहे हो तो वो टाइम है, वो भी आपका अवकाश की गणना और जो थी आपकी उसमें ड्यूटी के रूप में गिना जाएगा, यानी कि ड्यूटी पे मान लिया जाएगा जिस दिन बुलाया जाएगा। और कुछ जो चीजें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, वो ये मिलेगी। पहला पॉइंट क्या है कि भारत की यात्रा के दौरान और भारत में पहुंचने की तिथि से पहले अपने पद ग्रहण करने की तिथि तक जो अवकाश वेतन वो ले रहा था, मतलब जो उसको सैलरी मिलती अगर वो बुलाया नहीं जाता, वही सैलरी उसको मिलेगी उस टाइम पे। ठीक है, भारत के लिए मुफ्त यात्रा मिलेगी। ठीक है, मुफ्त यात्रा मिलेगी क्योंकि उसको एकदम से बुलाया गया है, तो जो भी किराया मिलेगा वो उसको मिलेगा, मुफ्त यात्रा। तीसरा, चाहे वो किसी भी लेवल का अधिकारी है, ध्यान रखना इस रूल में किसी भी लेवल का अधिकारी हो, ये नहीं कि आईएएस अफसर, नहीं, किसी भी लेवल का अधिकारी कर्मचारी हो जो प्रॉपर तरीके से गया है बाहर घूमने या जो भी है अवकाश लेके। अच्छा, भारत से बाहर किराए की वापसी, सॉरी भारत से यात्रा किराए की वापसी यदि उसे बुलाने की स्थिति में भारत के लिए प्रस्थान करने की तिथि तक अपने अवकाश की आधी अवधि या 3 मास जो भी कम हो पूरी नहीं की है। मतलब जब उसको बुलाया गया है, जो तिथि थी बुलाने की, अगर उसने प्रस्थान करने की तिथि और जिस दिन उसकी बुलाया गया उस दिन तक की तिथि अगर 3 महीने से कम हो, या फिर जितना दिन का उसने अवकाश लिया था उससे कम हो, तो ही मिलेगा भाई किराया। ठीक है, ये जो मुफ्त यात्रा है वो तब मिलेगी, जैसे एग्जांपल दूं, आपने मान लो 20 दिन की छुट्टी ली, ठीक है, और आपको 8 दिन में बुला लिया, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो किराया लेने। क्यों? क्योंकि 3 महीने से कम या फिर अवकाश की आधी अवधि, अवकाश की आधी अवधि तो थी 10 दिन, लेकिन आपको 8 दिन में बुला लिया, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, किराया वापसी मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपको बुलाया जाता 11 दिन के बाद, तो आपको किराया वापसी नहीं मिलती। क्यों? आप आधे से ज्यादा अवकाश ले चुके हो। अगला है तत्समय लागू नियमों के अधीन भारत में पहुंचने के स्थान से ड्यूटी के स्थान तक की यात्रा का किराया भत्ता। फॉर एग्जांपल, आपने फ्लाइट सिंगापुर से ली और आप फ्लाइट में उतरे दिल्ली, और आपकी ड्यूटी है चंडीगढ़, तो दिल्ली से चंडीगढ़ का यात्रा किराया भत्ता भी आपको मिलेगा। ये चीज इसमें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो पता नहीं होती, कर्मचारी मांग भी नहीं करता, ना कोई देता, क्योंकि जो देने वाला है ऊपर आपका जो कोई भी है वो भी नहीं बताता, ना उसको पता रहता इन चीजों का, ध्यान नहीं देते, पढ़ते नहीं है। और अगर ऐसा कुछ है सरकारी कर्मचारी वापिस, तो सब चीजें उसको संपर्क वगैरह उसका संशोधित किया जाना चाहिए। 17 नंबर रूल है जी, अवकाश की समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर वापसी। जो पहले था बुलाना और ड्यूटी पर वापसी, क्या है कि अगर किसी कर्मचारी को अवकाश दिया गया है तो अवकाश की अवधि समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर तब तक नहीं कर सकता वापसी जब तक उसे अधिकारी जिसने अवकाश प्रदान किया था वो अनुमति नहीं देता। क्यों? देखो फर्क क्या है, रूल नंबर 15 था वापिस बुलाना, यानी कि अधिकारी आपको बुला रहा है वापिस, और ये है आप अपनी मर्जी से वापिस आ रहे हो। तो जब तक आप वापिस नहीं आ सकते जब तक जिस अधिकारी ने आपको छुट्टी सैंक्शन की थी, जब तक वो आपको वापिस आने की अनुमति नहीं देता। एग्जाम्पल, अगर आपने 10 दिन की छुट्टी ली और आप 7 दिन के बाद कहो जी मैं वापिस आना चाहता हूं, तो पहले आप लेटर लिखोगे अपनी जो अधिकारी है जिसने आपको छुट्टी दी थी कि मैं इस डेट को वापिस आना चाह रहा हूं। जब वो कहेगा ठीक है आप आइए, आपको लेटर के थ्रू परमिशन मिलती है, तब आप आओगे। जिस दिन आप आओगे उस दिन से फिर आपकी वापसी मान ली जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि आप 7 दिन ड्यूटी करें 8 दिन आके बैठ गए जी मैं आ गया, नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको प्रॉपर उससे लिखना पड़ेगा लेटर कि मैं उस डेट को वापस ज्वाइन कर रहा हूं। दूसरा है सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट से पूर्व अवकाश पर अग्रसर व्यक्ति को नियुक्ति अधिकारी की सहमति के सिवाय ड्यूटी पर वापसी के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। मतलब कई बार आपने देखा होगा बहुत से केस ऐसे होते हैं रिटायरमेंट से पहले 6 महीने छुट्टी पे चले जाते हैं, उनके पास ईएल इतनी ज्यादा होती है, उनको पता 300 दिन की छुट्टी के पैसे मिलने हैं, और उनके पास मान लो 350 छुट्टी है, 370 छुट्टी है, तो वो 70 दिन की छुट्टी पे चले गए पहले ही। ठीक है, तो अगर ऐसा केस है जो रिटायरमेंट से पहले अवकाश लिया है, तो ये नहीं कि जिसने उसको छुट्टी दी थी उसी से अनुमति लेनी पड़ेगी वापिस आने की, नहीं, फिर उसको अनुमति लेनी पड़ेगी अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की, जो उसका अपॉइंटिंग अधिकारी है उससे लेनी पड़ेगी परमिशन कि मैं ड्यूटी पे वापस आना चाह रहा हूं। समझ गए? चलो, ये कुछ जनरल कंडीशंस हैं छुट्टी की जो लीव आप लेते हो, आगे पता चलेगा कौन कौन सी छुट्टी, ये पता होना बहुत जरूरी है, तभी आपको छुट्टी मिल पाएगी, तभी इसका बेनिफिट हो पाएगा। अवकाश से वापसी पर पहुंच रिपोर्ट, जब आप छुट्टी लेके वापस आते हो तो पहुंच रिपोर्ट यानी कि उपस्थिति रिपोर्ट होती है। क्या इसमें है?
अवकाश से वापस लाने वाला सरकारी कर्मचारी अपने सक्षम अधिकारी को लिखित में अपनी पहुंचने की रिपोर्ट देगा, जिसको कहते हैं हम कई बार कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट। खासकर ये काम पुलिस में तो होता है, रवानगी पवानगी पता नहीं क्या क्या होता है, उनका होता है कि छुट्टी भी इस तरीके से मिलेगी, रोजनामचा में दर्ज होगा, फिर उसको रवानगी की जाएगी, फिर उसको ऐसे बुलाया जाएगा। लेकिन सिविल महकमे में ज्यादातर इन चीजों को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन रूल है सबके लिए कि पहुंचने की रिपोर्ट देगा जब छुट्टी से अवकाश लेके वापिस आए। मान लो किसी ने 1 सप्ताह की छुट्टी ली थी, ठीक है, अब कई कहेंगे कि जी 1 दिन की सीएल ली, उसके बाद अब इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कितने दिन की सीएल और कितने दिन का, वो सिर्फ ये लिखा अवकाश, अवकाश सारे होते हैं। तो रूल फिर मेरे हिसाब से 1 दिन की सीएल के ऊपर भी लागू होगा कि 1 दिन की छुट्टी लेने के बाद आप आए हो तो आपने लिखना है कि मैं छुट्टी से वापिस आ गया हूं, ठीक है। अगला इसका पॉइंट, अवकाश से वापिस आने वाला सरकारी कर्मचारी इस प्रभाव के विशिष्ट आदेश के अभाव में प्रक्रिया के मामले के अनुसार पद जिस पर अवकाश जाने से पूर्व कार्य कर रहा था पुनः प्राप्ति के हकदार नहीं होगा। उसे ड्यूटी पर वापसी की रिपोर्ट करनी चाहिए, आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या, कोई कर्मचारी अवकाश पर गया, ठीक है, और जिस पद पर वो काम कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल किसी को चार्ज दिया हुआ था, मान लो जेई का, किसी जेई को मान लो एसडीओ का चार्ज दिया हुआ था, एग्जाम्पल दे रहा हूं एसडीओ का, और वो 10 दिन छुट्टी पे गया। अब 10 दिन छुट्टी पे गया तो वैसे क्या होता है, आमतौर पे ऑफिस में क्या होता है, 10 दिन गया तो कहते हैं भाई ये दूसरे जेई को भाई चार्ज तू देख लेना एसडीओ काम। लेकिन ये जैसे ही वापस आएगा, जिसके पास ऑलरेडी चार्ज था वो आएगा, ठीक है भाई मैं आ गया अब मैं देख लूंगा, ऐसे नहीं है। इसमें ये लिखा है जो आपके पास पद था, जो कार्य आप कर रहे थे, अगर आप छुट्टी पर आने के बाद आते ही आप उस कार्य को करने के हकदार नहीं हो, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते कि मैं एसडीओ को चार्ज आते ही ले लूंगा, नहीं। आपको ड्यूटी वापसी की रिपोर्ट करनी, मैं वापस आ गया अपने अधिकारी को और बड़े अधिकारी को, और फिर उसके आदेश की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब आपको वही काम मिलेगा जो आप काम कर रहे थे। लेकिन ये कब होता है, जब विशिष्ट आदेश का अभाव हो, कोई स्पेशल आदेश ना दिया गया हो उस केस में, ठीक है। रूल नंबर 19, इसमें 2 रूल लगे 19 और 20। 19 रूल क्या कहता है, अवकाश से अधिक रुकना और जानबूझकर अनुपस्थिति। आपके साथ भी हुआ होगा, आपने देखा भी होगा अपने ऑफिस में, कई बार क्या होता है 2 दिन की छुट्टी ली, 3 दिन कर्मचारी नहीं आया, और कई बार क्या होता है 1 भी छुट्टी नहीं ली और जानबूझकर एब्सेंट चल रहा है। एक केस तो मेरे पास ऐसा आया था कि लड़की थी हरियाणा पुलिस में, 3 साल एब्सेंट रही वो, 3 साल, ठीक है, और बाद में उसका पटवारी में चयन हो गया। अब तो उसने मुझे कई चीजें पूछी थी, तो वो चीज थी, उसको बाद में क्या किया गया उनकी तरफ से, ऑफिस वालों की तरफ से उसको एक तरीके से टर्मिनेट करने के लिए कार्रवाई की थी, फिर उसने खुद ही रिजाइन दे दिया। तो ऐसे केस भी होते हैं कि जानबूझकर अनुपस्थिति होती है, तब क्या होगा, क्या कहता है लीव का रूल। तो इसका रूल कहता है भाई सरकारी कर्मचारी जो अवकाश की समाप्ति के बाद भी अनुपस्थित रहता है, मतलब अवकाश लिया था वो खत्म हो गया फिर भी नहीं आया ऑफिस में, ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए अवकाश वेतन का हकदार नहीं होगा। उसे जब तक जानबूझकर अनुपस्थित समझा जाएगा जब तक उसका अवकाश सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत नहीं किया जाता। सेम कंडीशन उस लड़की के ऊपर फॉलो की गई थी, उन्होंने लिखा नो वर्क नो वर्क, अरे यार क्या, हाँ, नो वर्क और नो पे, उसके ऊपर यह सिद्धांत लागू किया है कि आपने 3 साल काम नहीं किया, ना आप आए और अनुपस्थित थे जानबूझ के, इसलिए आपको कोई पे नहीं मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे है कि जब तक उसको पे नहीं मिलेगा, जब तक सक्षम अधिकारी कंपिटेंट अथॉरिटी है, जब तक वो उस चीज को परमिशन ना दे दे, तरीके से अलाउ ना कर दे कि इसने मान लो कोई 5 दिन की छुट्टी पे गया था और वो 8 दिन नहीं आया, जो ये 3 दिन है उसको उसका सैलरी ना नहीं मिलेगी अगर उसका अधिकारी उसको कन्वर्ट नहीं करता या उसको मतलब अलाउ नहीं करता तब तक, ठीक है। जो जानबूझकर जो अनुपस्थित रहेगी उस केस की बात है। अच्छा, इसे अगला पॉइंट क्या है इसका, ये दूसरा, यदि सरकारी कर्मचारी स्वयं अचानक अनुपस्थित रहता है, वो तो थी अवकाश खत्म होने के बाद भी ना आए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई कर्मचारी अवकाश भी नहीं लिया, आना ही बंद हो गया अपना आप ही अचानक से, या अवकाश के लिए आवेदन करता है जिसे सेवा की आवश्यकता के रूप में स्वीकार कर दिया गया और फिर वह ड्यूटी पर अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे तो अनुपस्थिति संपूर्ण अवधि जानबूझकर अनुपस्थित समझी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई कर्मचारी अपनी मर्जी से एब्सेंट रहने लग गया, ठीक है, जैसे मैंने केस बताया था वो था, वो बिना बताए ना कोई इसने छुट्टी ली, ऊपर वाला पॉइंट था एक, वो तो था छुट्टी ले ली 10 दिन की, आया नहीं 15 दिन। अब है दूसरा कि 1 भी दिन की छुट्टी उसको नहीं थी, अगर उसने छुट्टी ली भी तो उसको स्वीकार नहीं किया गया या फिर वो अपनी मर्जी से एब्सेंट रहा। ऐसे केस में अगर है
तो उसकी जो कंप्लीट जो उसकी अनुपस्थिति की अवधि है, अगर वो 10 दिन बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसकी जानबूझकर अनुपस्थिति समझी जाएगी, जो उस लड़की का उनको बताया गया था कि आप जानबूझकर अनुपस्थित रहे हो, इसलिए उसका नो वर्क नो पे कर दिया और वो फिर उसने खुद ही रिजाइन दे दिया, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसने रिजाइन दे दिया। रूल नंबर 3 इसका इसी का पार्ट 3 है, मतलब ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थिति हरियाणा सरकारी कर्मचारी सिविल सेवा दंड अपील 2016 के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दायी बनाती है और सेवा में अवरोध होगी, जिससे पिछली सेवा पेंशन के लिए जब्त हो जाएगी। ये ध्यान रखना भाई, जानबूझकर अनुपस्थिति जो आपका दंड एवं अपील है, ठीक है, पनिशमेंट एंड अपील वाला जो रूल है 2016 का, कुछ वीडियो मैंने बनाई भी है, उसकी माइनर और मेजर मैंने दंड बताए हैं, पनिशमेंट जो है वीडियो मिल जाएगी आपको मेरे चैनल के ऊपर, उसमें इसके ऊपर कार्रवाई बनेगी। ये सर्विस ब्रेक मानी जाएगी, ये ध्यान देना, ये सर्विस ब्रेक मानी जाएगी। इसके ऊपर अपील भी कर सकते हो वैसे आगे आप, अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपकी सर्विस ब्रेक कर दी, आपके ऊपर कार्रवाई कर दी, तो आप आगे अपील भी कर सकते हो, होगा सही नहीं होगा बाद की बात है, लेकिन कर सकते हो। लेकिन सर्विस ब्रेक का मतलब क्या है, अगर किसी बंदे की जानबूझकर अनुपस्थिति थी और उसके साथ सर्विस ब्रेक हो गया, तो मान लो कोई बंदा 5 साल से नौकरी कर रहा है, बीच में उसका 3 दिन का सर्विस ब्रेक हो गया, तो वो 3 दिन का सर्विस ब्रेक का मतलब है पिछली जो 5 साल की सर्विस है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी, पेंशन के लिए एलिजिबल क्वालिफाई जो सर्विस होती है वो नहीं मानी जाएगी। ये बात विशेष ध्यान रखना। अगर कल को सरकार कहती है भाई 25, अभी तो 20 साल है, मान लो सरकार कहती है भाई ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन 25 साल जिसकी नौकरी है, या सरकार कहती है 30 साल जिसकी नौकरी है उसको पेंशन देंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सीरियस मत लेना, और किसी बंदे की जिस दिन से ज्वाइनिंग करी, जिस दिन की रिटायरमेंट डेट है, उसकी बढ़ती सारी मान लो 27 साल की नौकरी है और वो 5 साल होगी नौकरी करता हुआ, लेकिन 3 दिन का बीच में एब्सेंट हो गया, जानबूझकर उसकी सर्विस ब्रेक कर दी, तो वो 5 साल घट गई उसकी, अब वो केवल 22 साल की नौकरी मानी जाएगी। 22 साल की नौकरी का मतलब है ओपीएस लागू हो भी गई तो भी उसको 25 साल के टाइप उसको पेंशन नहीं मिलेगी, क्वालिफाई सर्विस में 5 साल नहीं जुड़ेंगे। ये बात विशेष ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ में काम आएगी ये चीज, कि जानबूझकर अनुपस्थिति आपकी कार्रवाई करवा सकती है आपके लिए, ठीक है। कई चीजों में सर्विस ब्रेक दिक्कत कर देता है। अवकाश के दौरान रोजगार की स्वीकृति, कई बार क्या होता है, साधारणतः अवकाश के समय सरकारी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना निजी व्यवसाय पेशे जैसे लेखाकार, परामर्शदाता, विधिक या चिकित्सा व्यवसायी, ठीक है, की स्थापना सहित कोई सेवा नहीं लेगा, रोजगार स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, जैसे ये कहने का मतलब क्या है, अगर कोई बंदा डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, ठीक है, कोई भी बंदा गवर्नमेंट डॉक्टर है हॉस्पिटल में, उसने जी 1 साल की छुट्टी ले ली, ठीक है, कि जी मैं पढ़ाई करूंगा किसी भी कोर्स में, चाहे 2 साल की ले ली, उसने एमडी कर रहा है मान लो, मुझे नहीं पता एमडी कितने साल की, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कभी जी सर को तो पता ही नहीं एमडी क्या, एमडी कितने का आता मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूं 2 साल की छुट्टी ले ली, वो कहेगा मैं एमडी कर रहा हूं, और वो एडमिशन भी ले ले और इधर वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करे अपनी क्लिनिक पे, बिना आपसे अपने अधिकारी से अनुमति लिए, तो वो गलत है। रूल नंबर 20 के तहत ऐसी स्वीकृति बिना स्वीकृति के नहीं करेगा, ठीक है। और लेकिन साहित्यिक कार्य हो या परीक्षक का हो या समरूप रोजगार के रूप में है तो उसको सेवा को लागू नहीं होता, ये जो नियम है इन चीजों के ऊपर लागू नहीं होता। कोई अपनी किताब लिख रहा है वो चीज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये चीज विशेष ध्यान रखना। तो ये था भाई इसका चैप्टर नंबर आपका 4, जिसमें शर्तें बताई गई थी से अवकाश के लिए कि ये शर्तें हैं। अब आगे जी अवकाश वेतन चैप्टर नंबर 5, ये करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बताएं, फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जैसा मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में, मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक कंप्लीट हरियाणा का सरकार के कर्मचारियों के लिए डेडिकेटेड है, उसके ऊपर आप जुड़ सकते हो। वहां पे आपको सर्विस रोल वगैरह का मैं आपको बताता रहूंगा, जो भी आप पूछते हो, और मैं सर्विस रोल भी डालता रहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो।